नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेरे कल स्टडी विस्तारों में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हैदराबाद को कंप्लीट किया था, इस लेक्चर में हम अवध को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अवध भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है नवीन स्वायत्त राज्यों के अंतर्गत, तो हम आज इसको कवर करेंगे। अवध राज्य जो था, अवध राज्य का जो संस्थापक था, जो स्वतंत्र स्थापना इसकी जो की थी, वो की थी शहादत खान ने। किसने की थी? शहादत खान ने। इसके बारे में हमने एक बात और बताई थी कि इसको जो उपाधि मिली हुई थी वो मिली हुई थी बुरहान उर्फ मुल्क की। इसको कौन सी उपाधि मिली हुई थी? बुरहान उल मुल्क की इसको उपाधि मिली हुई थी। बेसिकली था क्या कि ये एक ईरानी था और एक सिया था, यानी कि सिया ईरान से था और एक सिया था। मुसलमानों में जो सिया और सुन्नी होते हैं उसमें से एक ये सिया था। ये निसापुर के सैयदों का वंशज था। किसका था? निसापुर के सैयदों का ये वंशज था, जो खुरासान से आए थे और भारत में बस गए थे। इसका मूल नाम तो जो था वो मीर मोहम्मद अमीन था। इसका जो मूल नाम था क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था। ये आगरा का इसको पहले आगरा का सूबेदार बनाया गया, फिर बाद में इसको पूरे अवध का सूबेदार बना दिया गया। किसका? ये पहले आगरा का सूबेदार बनाया गया, बाद में अवध का सूबेदार बनाया गया, और इसने 1723 ईस्वी में 1723 ईस्वी में अवध में एक नई राजस्व बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की। क्या किया? 1723 ईस्वी में अवध में एक नए राजस्व बंदोबस्त की व्यवस्था इसने प्रारंभ की थी। इसके बारे में आगे कहा जाता है कि ये अवध को स्वतंत्र राज्य संस्थापक बनाने वाला व्यक्ति यही था। अवध को यानी कि स्वतंत्र करने वाला व्यक्ति यही था। इसने क्या किया था कि जब 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था, 1739 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ था? करनाल का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को मैं पढ़ा भी चुका हूँ। कहाँ पर? इस युद्ध को मैंने पढ़ाया है, मुगल साम्राज्य के पतन में पढ़ाया है। तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, देख लीजिएगा जाके। तो 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध होता है। ये युद्ध होता है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में ये युद्ध होता है। इस युद्ध में शहादत खान मुगल सम्राट का साथ देता है। किसका साथ देता है? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का साथ देता है। लेकिन होता क्या है, ये इस युद्ध में मोहम्मद शाह का ये साथ देता है, लेकिन होता क्या है कि इस युद्ध में मध्यस्थता कौन करता है? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में साथ वो भी मुगल सम्राट का देता है, और मध्यस्थता करने में मुख्य भूमिका निभाता है। उसका नाम होता है, जिसको हमने हैदराबाद वाले चैप्टर में पढ़ाया था, निजाम उल मुल्क, यानी कि चिनक्लीज खां। जब चिनक्लीज खां क्या करता है? नादिर शाह को और मोहम्मद शाह के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें एक मध्यस्थता करता है। उस मध्यस्थता की वजह से मोहम्मद शाह उससे खुश हो जाते हैं और उसको मीर बख्शी बना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मीर बख्शी बना देते हैं। लेकिन शहादत खान ये चाहता था कि मीर बख्शी मैं बनूं, तो इसने क्या किया? इसने नादिर शाह को उकसा दिया, क्योंकि नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में एक समझौता हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि 50 लाख रुपए नादिर शाह देगा, नादिर शाह को मोहम्मद शाह देगा। कैसे देगा? 20 लाख रुपए नगद और 10-10 लाख रुपए की 3 किस्त देगा। लेकिन शहादत कहाँ इसके पास पहुंचता है, क्योंकि इसको मीर बख्शी का पद नहीं मिलता है, तो घूम के इसके पास पहुंचता है। कहता है कि सर कहाँ जा रहे हैं? 50 लाख में ही मान गए आप दिल्ली चलिए, आपको 20 करोड़ मिलेंगे। नादिर शाह ने कहा अगर ना मिले तो कहता है कि तो आप
मुझे मार दीजिएगा, मुझसे वसूलिएगा। पहुंचता है दिल्ली, कई दिन हो जाते हैं। जब इसको 20 करोड़ रुपए नहीं मिलते हैं, तो जब नहीं मिलते नादिर शाह को 20 करोड़ रुपए, तब ये इससे कहता है, और जब ये शहादत खां से कहता है कि लाइए रुपए, तो शहादत खां इसको जो इससे वादा किया था वो निभा नहीं पाते, इसको पैसे दे नहीं पाते हैं, और शहादत खां मर जाते हैं। कैसे? विष खाकर, विष खाकर जान दे देते हैं। विष खाकर जब शहादत खां मर जाते हैं, तो शहादत खां के बाद उसका भतीजा और दामाद दोनों कहा जाता है सफदरजंग। सफदरजंग नवाब बनता है। कौन बनता है नवाब? सफदरजंग नवाब बनता है, जिसका नाम था अबुल मंसूर खां। ठीक है, जिसका मूल नाम क्या था? अबुल मंसूर खां इसका नाम था। क्या नाम कहा जाता है इसका? अबुल मंसूर खां इसको कहा जाता है। इसको 1748 ईस्वी में, नाम लिख देते हैं, अबुल मंसूर खां नाम लिख देते हैं हम यहाँ पर। अबुल मंसूर खां कहा जाता है। सफदरजंग जो था शहादत खां का भतीजा था और दामाद भी था। ठीक, सफदरजंग को 1748 ईस्वी में अहमद शाह उस समय मुगल सम्राट था। कौन था? अहमद शाह। किसी किसी किताब में मोहम्मद शाह दे रखा है, लेकिन वो सही नहीं है। अहमद शाह उस समय मुगल सम्राट था, और अहमद शाह ने क्या किया था? इसको वजीर बना दिया था। क्या किया? दिल्ली का इसको वजीर बना दिया, और इसको क्या दे दिया? इसको इलाहाबाद का, इसको इलाहाबाद का जिला भी दे दिया। किसको? इसको इलाहाबाद का जिला भी दे दिया और वजीर बना दिया। इसके बाद सफदरजंग के जो भी, सफदरजंग जो था, सफदरजंग के जो कोई भी उत्तराधिकारी आया, इसका जो भी उत्तराधिकारी आया, वो क्या कहलाने लगा? नवाब वजीर कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? नवाब वजीर कहलाने लगा, क्योंकि ये वजीर बन चुका था। क्या हो चुका था? ये वजीर बन चुका था, इसलिए इसके सारे उत्तराधिकारी क्या थे? नवाब वजीर कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे? नवाब वजीर कहलाने लगे। 1754 ईस्वी में क्या होता है? 1754 ईस्वी की बात आती है। 1754 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? 1754 ईस्वी में सफदरजंग की मृत्यु हो जाती है, और सफदरजंग की मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला आता है। क्या आता है? शुजाउद्दौला अवध का नवाब बनता है। शुजाउद्दौला अवध का नवाब बन जाता है। और शुजाउद्दौला के बारे में एक और बात कही, सफदरजंग के बारे में एक और बात जो हम बताना भूल गए आपको, कि सफदरजंग भी हिंदुओं के प्रति काफ़ी उदार था। क्या था? हिंदुओं के प्रति काफ़ी उदार था। इसने नवाब राय नाम का एक हिंदू था, उसको उच्च पद इसने प्रदान किया था। क्या किया था? नवाब राय का नाम का एक हिंदू था, इसको उसने उच्च पद प्रदान किया था। इसके बाद शुजाउद्दौला नवाब बनता है। शुजाउद्दौला नवाब बनता है। शुजाउद्दौला के टाइम पीरियड पर क्या हुआ कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। उस पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या किया? इसने साथ दिया था मुगल सम्राट का नहीं, बल्कि अफगानों में, उस समय अफगानों का, सीधे सीधे हम बोल देते हैं अहमद शाह अब्दाली का। इसने अहमद शाह अब्दाली का क्या किया था? साथ दिया था। इसके बारे में एक और बात कही जाती है कि जब ये शासक था, तो उस समय पर मुग़ल बादशाह जो थे बहुत कमज़ोर हो गए थे। अब ये बक्सर का युद्ध भी लड़ेगा, और किसके साथ मिलकर लड़ेगा? शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर। तो क्या होगा कि शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह थे इसके टाइम पीरियड पर। शाह आलम द्वितीय जैसे तैसे करके शासक बने थे। उस समय दिल्ली में एक वजीर था तुरानी गुट का, जिसका नाम था इमादुल मुल्क, जो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसकी चलती थी। उसने क्या किया था कि शाह आलम द्वितीय की जगह काम बख्श को शासक घोषित कर दिया। काम बख्श को शासक घोषित कर दिया, और इनको दिल्ली में घुसने नहीं दे रहा था। तो शाह आलम द्वितीय जो थे, शाह आलम द्वितीय को इसने दिल्ली में शरण दी थी। इसने क्या किया था? शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में शरण दी थी, और उनका नाम था
अली गौहर। उनका दूसरा नाम क्या था? अली गौहर। उनका नाम था अली गौहर, उनका नाम था। शुजाउद्दौला ने क्या किया? शुजाउद्दौला के बारे में आगे हम अगर पढ़ने का प्रयास करें तो शुजाउद्दौला जो बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसको अंग्रेजों की निर्णायक जीत माना जाता है, 1764 ईस्वी में ये युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का जो युद्ध हुआ, इसको किसने जीत लिया? लॉर्ड क्लाइव ने जीत लिया अपनी युद्ध कुशलता के कारण। आगे आप देखेंगे इसको। तो 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में 3 लोग थे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो ये 3 लोग थे। कौन कौन से थे? अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला जो था, बंगाल का नवाब था, वो भी था यहाँ पर। तो ये 3 लोग मिलकर क्या किए? अब बंगाल का नवाब शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, इन तीनों ने मिलकर इसका युद्ध लड़ा। इस युद्ध में ये हार गए। तो ये शुजाउद्दौला क्या था? पराजित पक्ष में था। तो पराजित पक्ष की वजह से क्या हुआ? इसको 1765 ईस्वी में थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, 1765 ईस्वी में एक संधि करनी पड़ी, जिसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। और ये इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत इसको 3 मांगें मांगनी पड़ी थी। पहला, इलाहाबाद और कड़ा की जो रियासत थी वो शाह आलम द्वितीय को देनी पड़ी, क्योंकि शाह आलम द्वितीय को पेंशनर बना दिया था अंग्रेजों ने। तो शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा की रियासत देनी पड़ी। किसको? सिराजुद्दौला को, क्योंकि ये अवध वाला क्षेत्र था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने शुजाउद्दौला से अंग्रेजों ने 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में लिया था। उन्होंने कहा जो हम युद्ध हारे हैं उसका क्षतिपूर्ति दीजिए, तो 50 लाख रुपए लिया। इसके अलावा बनारस में बलवंत सिंह को उनकी जागीर में प्रतिस्थापित करने के लिए इन्होंने हामी भरी थी। किसने? शुजाउद्दौला ने बनारस में उनको प्रतिस्थापित करने के लिए हामी भरी थी। ठीक। इसके बाद 1773 ईस्वी में एक संधि होती है जिसको बोलते हैं बनारस की संधि। ईस्वी में एक संधि होती है जिसको हम बोलते हैं बनारस की संधि। और ये जो बनारस की संधि होती है, ये संधि जो होती है ये किसके बीच में होती है? शुजाउद्दौला और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में। शुजाउद्दौला और लॉर्ड हेस्टिंग के बीच में ये संधि होती है। और इस संधि में इनको क्या कर दिया जाता है? इलाहाबाद और कड़ा की जो रियासत थी वो 50 लाख रुपए के बदले वापस मिल जाती है। कितने रुपए के बदले? 50 लाख रुपए के बदले इनको ये रियासत वापस मिल जाती है। 1775 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है शुजाउद्दौला की। क्या होता है? 1775 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है। शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद एक नया शासक उभर कर आता है जिसको बोलते हैं आसफुद्दौला। क्या नाम था? आसफुद्दौला शासक बनकर आता है। आसफुद्दौला ने क्या किया? इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसने जो अवध की राजधानी थी वो कहाँ से कहाँ ले गया? फैजाबाद से लखनऊ ले गया। कहाँ ले गया? फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी आसफुद्दौला ने। क्या किया था? फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। क्या स्थानांतरित की थी? अवध की राजधानी। इसके बाद इसका एक और इम्पोर्टेंट कार्य 1784 ईस्वी में इसने क्या किया, जो बहुत मशहूर है इस समय। इसने लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? इमाम बाड़े का, जिसमें एक भी स्तंभ का प्रयोग यानी कि पिलर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका निर्माण किसने कराया था? आसफुद्दौला ने लखनऊ में इसका निर्माण
कराया था। इसके बाद एक और बात कि आसफउद्दौला के बारे में कि फैजाबाद की जो संधि हुई थी वो भी लॉर्ड हेस्टिंग और आसफउद्दौला के मध्य हुई थी। किसके मध्य? आसफउद्दौला और लॉर्ड हेस्टिंग के मध्य फैजाबाद की संधि हुई थी। इसके बाद क्या होता है, आगे चलकर अंग्रेज आसफउद्दौला को हटा देते हैं और इसकी जगह एक नया शासक बनाते हैं जिसको बोलते हैं शहादत खान। सबसे कंफ्यूजिंग बात कि अभी आप सोचेंगे कि शहादत खान तो मर चुका था, तो फिर ये कहाँ से आया? ये वो शहादत खान नहीं है, ये दूसरा शहादत खान है। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये वो शहादत खान नहीं है जिसने स्थापना की थी, ये दूसरा शहादत खान है। अंग्रेजों ने इसको क्या बनाया? अंग्रेजों ने इसको नवाब बना दिया और इसने क्या किया? अंग्रेजों को इलाहाबाद का जिला दे दिया। क्या किया? इसने अंग्रेजों को इलाहाबाद का जिला दे दिया और 1801 ईस्वी में इसी ने सहायक संधि भी स्वीकार कर ली। क्या किया? लॉर्ड बेलेजली से सहायक संधि भी स्वीकार कर ली। क्या किया? सहायक संधि। सहायक संधि में बता चुका हूं पहले वाले लेक्चरों में। तो शहादत खान ने 1801 में क्या किया? सहायक संधि भी स्वीकार कर ली थी। इसके बाद शहादत खान के बाद एक शासक आता है गाजीउद्दीन हैदर अली। इसके बाद एक शासक आता है गाजीउद्दीन हैदर अली। इसको मैंने बताने का सबसे मेन मोटिव मेरा ये था कि ये अंग्रेज़ों का एक शासक, वो अवध का एक शासक था जिसको अंग्रेज़ों ने बादशाह की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? बादशाह की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेज़ों ने गाजीउद्दीन हैदर अली को दी थी। किसकी उपाधि? बादशाह की उपाधि दी थी। इसके बाद मोहम्मद अली, अमजद अली करके 2-3 शासक आए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, गाजीउद्दीन के बाद आने वाला एक शासक था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच में एक संधि हुई थी। शायद 1837 का वो टाइम था। तो उस संधि में क्या हुआ कि उस संधि के अंतर्गत मोहम्मद अली ने ये स्वीकार किया कि सहायक संधि तो ये पहले स्वीकार कर चुके थे। उसने ये स्वीकार किया कि यदि किसी प्रकार की अव्यवस्था या किसी प्रकार का विद्रोह अवध में देखा जाता है तो अंग्रेज उसमें क्या करेंगे? हस्तक्षेप कर सकते हैं। इनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। अब अंग्रेजों को अप्रत्यक्ष रूप से मतलब राइट मिल चुके थे। तो आगे चलकर क्या होता है, अब इनके अंतिम शासक आएंगे। अब हम डायरेक्ट अंतिम पर पहुंचते हैं। अंतिम शासक आएंगे बाजिद अली शाह। अंतिम शासक आएंगे बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह थे, उस समय लॉर्ड डलहौजी आया हुआ था और लॉर्ड डलहौजी ने राज झड़प नीति चलाई थी जिसके अंतर्गत जिनके वारिस नहीं होते थे उनको कर लेता था अंदर। तो जो उसमें आता था कि जिस रियासत के वारिस नहीं होंगे और दत्तक पुत्रों को हम वारिस मानेंगे नहीं, वो रियासत क्या होगी? उसका विलय अंग्रेजी राज्य में हो जाएगा। लेकिन बाजिद अली शाह के साथ सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी उसको विलय करना था। तो उसने किया क्या? 1856 ईस्वी में इसको अपने विलय कर दिया। कैसे विलय किया? उस समय लखनऊ रेजिडेंट में एक व्यक्ति था आउट्रम, नाम था उसका आउट्रम। आउट्रम से रिपोर्ट मांगी। आउट्रम चूंकि डलहौजी से मिला हुआ था तो उसने रिपोर्ट भेजी बाजिद अली शाह को और कहा कि यहाँ का जो शासन है वो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है, यानी कि कुशासन चल रहा है। और कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में अवध राज्य का विलय कर लिया गया अंग्रेजी राज्य में और बाजिद अली शाह को 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले
कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। इन बारे में यानी कि अंग्रेजी अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के बारे में कर्नल स्लीमैन ने एक बात बोली है। उन्होंने कहा कि ये हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। कर्नल स्लीमैन ने ये बोला है कि ये हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। इसके अलावा कई लेखकों ने यहाँ तक बोला है कि ये एक डकैती थी। क्या थी? ये एक डकैती थी। तो आज हमने अवध को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। जैसा मैंने बोला वैसे ही नोट्स बनाइए, ठीक है, प्रॉपर तरह से मैंने बोला, क्योंकि अब मैं फ्री हैंड क्लास ले रहा हूँ, मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों की क्वेरी थी कि सर लिख के नहीं फ्री हैंड क्लास लीजिए, तो मैं फ्री हैंड क्लास ले रहा हूँ। इसी प्रकार से निरंतरता के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, नमस्कार।